Hello students, in the last lecture we were discussing thermodynamic property that is work. हम कंटिन्यू करते हैं आज हमारा लेक्चर. What is work? तो पिछले लेक्चर में हमने डिफाइन किया था इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा वर्क डन जो है वो कैसे कैलकुलेट करते थे हम. तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट. ये जो वर्क होता है इसको बोला जाता है मैकेनिकल वर्क. तो आपने कई सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व किए होंगे जिसमें आप इस तरह की प्रॉब्लम्स देखते थे. ये हमारे पास कोई ब्लॉक रखा हुआ है, इस पे हमने फोर्स लगाया तो इस फोर्स की वजह से ये ब्लॉक जो है वो यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हो गया. डिस्प्लेसमेंट इसका डी है. तो वर्क डन कितना हुआ, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट कर दो तो वर्क डन आ जाएगा. तो ये ऐसा जो वर्क होता है जिसमें कोई बॉडी जो है वो मूव होती है, डिस्प्लेसमेंट शो करती है, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल वर्क. ऐसा ही मैकेनिकल वर्क हमें थर्मोडायनेमिक्स में भी देखने को मिलता है जब हम किसी गैस को एनक्लोज कर देते हैं किसी सिलेंडर के अंदर. तो आज हम पढ़ने वाले हैं इसी तरीके से वर्क डन जो है वो कितना होगा जब किसी सिलेंडर को जो है वो किसी गैस से फिल करके और पिस्टन लगा के फिर स्टडी किया जाएगा तब. तो सपोज हमारे पास ये सिलेंडर है, इसके अंदर हमने ये गैस जो है वो फिल कर रखी है और ऊपर लगा रखी है ये पिस्टन. पिस्टन की ये पोजीशन है. इस पिस्टन के ऊपर गैस जो है वो प्रेशर अप्लाई कर रही है जिसको हम लिख रहे हैं पी इंटरनल. तो पी इंटरनल क्या है, दिस इज द प्रेशर ऑफ गैस. साथ ही साथ इस पिस्टन के ऊपर बाहर से जो है वो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा है जिसको हम यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं पी एक्सटर्नल से. तो पी एक्सटर्नल का मतलब हो गया एक्सटर्नल प्रेशर. देखो बच्चों, जब तक यहां पर पी इंटरनल जो है वो पी एक्सटर्नल के बराबर रहेगा तब तक पिस्टन की पोजीशन फिक्स्ड रहेगी और तब तक हमें कोई भी वर्क डन जो है वो देखने को नहीं मिलेगा. नो वर्क इज डन व्हेन पी इंटरनल इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल बिकॉज द पिस्टन इज फिक्स्ड. लेकिन अगर P इंटरनल जो है वो P एक्सटर्नल से कम हो जाए, छोटा हो जाए, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, बाहर का प्रेशर ज्यादा है, अंदर का प्रेशर कम है, तो पिस्टन नीचे की तरफ आएगी, नीचे की तरफ आएगी मतलब गैस कंप्रेस होगी. तो ऐसे केस में हमें देखने को मिलता है गैस इज कंप्रेस्ड. एक और कंडीशन है, अगर इंटरनल प्रेशर गैस का एक्सटर्नल प्रेशर से ज्यादा है तो क्या होगा, अंदर से प्रेशर ज्यादा लग रहा है, बाहर वाला प्रेशर कम है, तो पिस्टन बाहर की तरफ जाएगी. बाहर की तरफ जाएगी इसका मतलब गैस क्या हो रही है, एक्सपैंड. तो गैस इज एक्सपेंडिंग. तो इसको हम बोलते हैं कंप्रेशन ऑफ गैस, इसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ गैस. जब भी ये दो कंडीशंस होती हैं तो पिस्टन जो है या तो नीचे की तरफ मूव करती है, ऊपर की तरफ मूव करती है. पिस्टन यहां पर क्या बन गई, ब्लॉक की तरह बन गई. तो ब्लॉक के ऊपर फोर्स लग रहा है तो ब्लॉक जो है वो डिस्प्लेस हो रहा है, या तो पीछे की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है या आगे की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है. तो जब ब्लॉक डिस्प्लेस होगा मतलब पिस्टन डिस्प्लेस होगी तो वहां पर कोई ना कोई वर्क डन जरूर होगा और हमें ये क्या करना है, यहाँ पर वर्क डन कैलकुलेट करना है. तो अब मैं यहाँ पर ये दोनों केसेस जो है इनके अंदर कितना वर्क डन होगा ये कैलकुलेट करते हैं. चलो सबसे पहले हम ये वाला केस लेते हैं, ठीक है. तो इस केस में क्या है, इंटरनल प्रेशर कम है, एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है, बाहर से दबाव ज्यादा लग रहा है पिस्टन के ऊपर. तो पिस्टन जो है वो क्या होगी, नीचे की तरफ आएगी. तो सपोज ये पोजीशन थी पिस्टन की, ये हमारी वॉल्यूम हो गई V1 और बाहर से क्योंकि प्रेशर ज्यादा लग रहा है, P एक्सटर्नल एक्ट कर रहा है, तो पिस्टन जो है वो यहाँ पे आके रुक जाती है. ये वॉल्यूम हो जाती है हमारी V2, दिस इज दी फाइनल वॉल्यूम. और यहां से यहां पिस्टन जब आई तो चेंज इन वॉल्यूम या डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, dl. ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है. तो पिस्टन जब यहां से यहां आती है तो स्मॉल चेंज देखने को मिलता है, थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा था. तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई इस कंडीशन का ये मतलब है कि P एक्सटर्नल जो है वो P इंटरनल से थोड़ा सा ज्यादा है. dp का मतलब स्मॉल इंक्रीज इन प्रेशर. तो ये मत सोचना कि एक्सटर्नल प्रेशर बहुत ज्यादा है और ये पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है. ये जो हमने वेरिएशन किया है, प्रेशर जो हमने बढ़ाया है वो बहुत कम बढ़ाया है. और कम बढ़ाने का मतलब हम यहां पर रिवर्सिबल प्रोसेस करवा रहे हैं. हम थोड़ा सा प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है इस पिस्टन का.
तो ये कंडीशन है यहां पर। अब देखो वर्क डन अगर हम कैलकुलेट करें, वर्क डन कितना होगा तो क्या आएगा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है पिस्टन का, dl। अब फोर्स निकालना है हमें, बाहर से कितना फोर्स लग रहा है, इसको कैसे निकालते हैं, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया। तो बाहर से कितना फोर्स लग रहा है, दैट इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल मल्टीप्लाइड बाय एरिया। ये फॉर्मूला यूज कर देता हूं इसी इक्वेशन में। तो यहां पर फोर्स को मैं लिख सकता हूं पी एक्सटर्नल इंटू एरिया इंटू डी एल, दिस इज इक्वल टू वर्क डन। अब एरिया इंटू डी एल, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये एरिया है पिस्टन का और एरिया मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो ये कितनी वॉल्यूम चेंज हुई जब पिस्टन यहां से यहां आई, ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं पी एक्सटर्नल इंटू डी वी इज इक्वल टू वर्क डन। अब देखो बच्चों मैंने यहां पर क्या लिखा है, ये प्रोसेस हम क्या करवा रहे हैं, रिवर्सिबली करवा रहे हैं। मतलब बहुत कम प्रेशर हम बढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पिस्टन का, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क डन भी क्या रहेगा, स्मॉल ही रहेगा। तो इस स्मॉल वर्क डन को मैं लिख रहा हूं यहां पर dw। तो dw की एक्सप्रेशन क्या आ गई, P एक्सटर्नल मल्टीप्लाइड बाय dv। दिस इज द एक्सप्रेशन फर्स्ट। तो जब ये गैस कंप्रेस हो रही है, इस कंप्रेशन को हमने बहुत ही स्लोली रिवर्सिबली करवाया है, प्रेशर जो है उसको बहुत थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करके हमने जो है वो गैस को कंप्रेस किया है। तो वर्क डन कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हुआ dl, पिस्टन नीचे आई, फोर्स को हमने लिखा प्रेशर इंटू एरिया, एरिया मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम जो कि बहुत कम है, इस वजह से वर्क डन जो है वो भी क्या रहेगा, बहुत स्मॉल रहेगा। तो इस स्मॉल वर्क डन को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं dw से। तो ये हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन आ गई कि जब गैस कंप्रेस होती है उस टाइम पर वर्क डन कितना होता है, P एक्सटर्नल मल्टीप्लाइड बाय dv। नोट कर लेना इस चीज को। एक और चीज बच्चों, इस डेरिवेशन के अंदर आप देख रहे होंगे डी सिंबल यूज किया गया है, स्मॉल डी। स्मॉल डी का मतलब होता है स्मॉल चेंज, स्मॉल डी का मतलब होता है स्मॉल चेंज, और जहां भी डेल्टा लगता है ना उसका मतलब होता है लार्ज चेंज। तो हमने dl लिखा, dp लिखा, dv लिखा। तो dp का मतलब स्मॉल चेंज इन प्रेशर, dl का मतलब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, dv का मतलब स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। तो जब हम स्मॉल चेंज करते हैं तो हम प्रोसेस को रिवर्सिबली करवा रहे होते हैं, बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में। चलो अब हम दूसरी जो है केस उसको अप्लाई करते हैं। P इंटरनल इज ग्रेटर देन P एक्सटर्नल। अंदर वाला प्रेशर अब ज्यादा है, गैस का प्रेशर जो है वो ज्यादा है, ठीक है। तो मान लो पिस्टन हमारी पहले यहां पर थी, अंदर से प्रेशर जो है वो बढ़ गया एकदम से, ठीक है। तो P इंटरनल जो है वो क्या हो गया, एक्सटर्नल से ज्यादा हो गया। तो P एक्सटर्नल प्लस dp लिख सकता हूं इसको मैं। अंदर का प्रेशर जो है वो बाहर के प्रेशर से ज्यादा होगा, तभी तो पिस्टन बाहर की तरफ जाएगी ना, तभी तो पीछे की तरफ शिफ्ट होगी। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये कितना हो रहा है, फिर से इसको dl मान लेते हैं। तो ये वॉल्यूम थी v1, यहां से यहां जा रहे हो तो वॉल्यूम कितनी हो गई, v2, ठीक है। और ऐसा कब होगा, जब इंटरनल प्रेशर तुम्हारा क्या रहेगा, एक्सटर्नल से ज्यादा रहेगा। तो इस कंडीशन को जो है वो याद रखना, ठीक है। अब हम चलते हैं वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए। वर्क डन कितना होगा, तो भाई देखो अब काम कौन कर रहा है, गैस काम कर रही है, तो वर्क डन बाय द गैस आएगा। तो इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड बाय द गैस मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, dl। तो फिर से रिवर्सिबली करवाया गया है प्रोसेस को। एक्सपेंशन को भी हम क्या कर रहे हैं, रिवर्सिबल मैनर में स्टडी कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा चेंज करके स्टडी कर रहे हैं। तो dl इज द स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। अब फोर्स जो है इसको कैसे लिख सकते हैं, वही पुराने वाला तरीका, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। अब प्रेशर कौन सा आ जाएगा, इंटरनल प्रेशर, क्योंकि अब गैस पे प्रेशर लगा रही है। एरिया इंटू dl। अब एरिया इंटू dl को हम क्या लिख सकते हैं, उसी तरीके से चेंज इन वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम जो है वो बढ़ गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ P इंटरनल इंटू dv। ये किसके बराबर है, वर्क डन बाय गैस। तो क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम थोड़ा सा है, चेंज इन जो डिस्प्लेसमेंट हुआ था वो थोड़ा सा था, इस वजह से वर्क डन भी क्या आएगा, थोड़ा सा आएगा। ये रिलेशन आई। अब P इंटरनल की जगह अगर मैं ये रिलेशन यूज करूं यहां पर, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, तो इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं इस तरीके से, dw इज इक्वल टू P एक्सटर्नल प्लस dp इंटू dv। इसको खोल लो, मल्टीप्लाई कर लो, P एक्सटर्नल इंटू dv प्लस dp इंटू dv। अब देखो dp और dv क्या है,
थोड़े थोड़े स्मॉल चेंज थे, तो मान लो अगर डीपी मेरा 0.01 इतना चेंज था, डीवी भी 0.01 है, तो दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 0.001। इन स्मॉल चेंजेस का प्रोडक्ट जो है वो और भी छोटा होगा, तो इस वजह से हम इस टर्म को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखता हूं यहां पर कि भाई dp into dv is neglected because it represent a small change। ये स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करता है dp into dv, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट और भी ज्यादा छोटा होगा। तो क्या आ जाएगा फाइनल एक्सप्रेशन, dw is equal to p external into dv, p external into dv। ये रिलेशन आ गई हमारे पास वर्क डन बाय द गैस। ठीक है, सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन बाय गैस। अब देखो ये रिलेशन होगी सेकंड। अब फर्स्ट इक्वेशन को देखो और सेकंड को देखो। यहां गैस कंप्रेस हो रही थी, सिस्टम के ऊपर काम हो रहा था, यहां गैस एक्सपैंड हो रही है, लेकिन दोनों का रिप्रेजेंटेशन कैसा है, ऑलमोस्ट सेम। तो अब समस्या आगे खड़ी हो गई। अब लोग जो है वो बहस करने लग गए कि भाई एक जैसी एक्सप्रेशन आ गई, ठीक है, तो बच्चों को कैसे पढ़ाए, बच्चों को कैसे समझाए कि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो यहां पर अब इस झगड़े को सुलझाने के लिए आईयूपीएसी जो है वो एक रूल बना देती है। दोनों एक्सप्रेशन एक जैसी आ रही है, जबकि ये एक्सप्रेशन जो है वो किसकी है, ये एक्सपेंशन की एक्सप्रेशन थी, गैस एक्सपेंड हो रही थी, पिस्टन पीछे जा रही थी। ये कंप्रेशन की एक्सप्रेशन है। ठीक है, यहां पर गैस कंप्रेस हो रही है, गैस के ऊपर प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है। तो आईयूपीएसी क्या कहती है कि भाई तुम्हारे सामने सेम फॉर्मूला आ गया दोनों का, तो इस सेम फॉर्मूले को तुम किस तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो इन्होंने ये बोला ये साइन कन्वेंशन यूज करो। साइन कन्वेंशन फिक्स कर दिया आईयूपीएसी ने। क्या साइन कन्वेंशन फिक्स कर दिया, वर्क डन बाय द सिस्टम। जब भी सिस्टम काम करता है तो सिस्टम की एनर्जी कम होती है, और एनर्जी कम होती है इसका मतलब उसका वर्क डन जो है इज टेकन एज नेगेटिव। उसका वर्क डन आपको क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। दूसरा केस, व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर जब भी काम करोगे, इज टेकन एज पॉजिटिव, उसको पॉजिटिव लेना है। ठीक है, तो ये दो स्टेटमेंट लिख दी, और ये स्टेटमेंट लिखने के बाद में यहां पर जो है वो एक जनरल एक्सप्रेशन दे दी। इस जनरल एक्सप्रेशन को यूज करके हम वर्क डन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जनरल एक्सप्रेशन क्या दी आईयूपीएससी ने, इन्होंने ये कह दिया इस इक्वेशन का यूज कर लेना और तुम्हारे ये दोनों प्रॉब्लम्स जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो dw इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल dv। ठीक है, ये जनरल एक्सप्रेशन दे दी। अब देखो अगर मैं वर्क डन बाय द सिस्टम जो है वो चेक करता हूं यहां पर, मतलब सिस्टम काम कर रहा है। सिस्टम काम करेगा तो क्या होगा, गैस काम करेगी, गैस काम करेगी तो एक्सपैंड होगी, एक्सपैंड होगी तो वॉल्यूम जो है वो बढ़ेगी क्योंकि पिस्टन पीछे की तरफ जाएगी। तो मैं पहले इसको जो है वो अप्लाई करके देखता हूं एक्सपेंशन पे। एक्सपेंशन का मतलब P इंटरनल इज ग्रेटर देन P एक्सटर्नल। एक्सपेंशन पे अप्लाई करके देखते हैं इस एक्सप्रेशन को कि वर्क डन बाय द सिस्टम जो है वो नेगेटिव आता है या नहीं आता। तो देखो बच्चों, यहां पर पिस्टन है, गैस एक्सपैंड हुई, पिस्टन यहां चली गई, ये वॉल्यूम थी V1, ये वॉल्यूम है V2। ठीक है, तो ये हमारी इनिशियल वॉल्यूम है, ये फाइनल वॉल्यूम है। dw दे रखा है हमें माइनस पी एक्सटर्नल इंटू dv। हम क्या करते हैं, हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देते हैं। तो क्योंकि प्रोसेस जो है वो छोटे छोटे स्टेप्स में करवाया गया है जिसमें स्मॉल स्मॉल चेंजेस थे, तो टोटल वर्क डन कितना होगा यहां से यहां पहुंचने में, तो उसको लिए हम इंटीग्रेट कर देते हैं। इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करोगे तो इक्वेशन जो है वो क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी। अब यहां पर वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम कहां से कहां जा रही है, V1 से V2, तो हम लिमिट लगा देते हैं। यहां पर V1 इनिशियल वॉल्यूम थी, V2 फाइनल वॉल्यूम है। ठीक है, तो यहां से यहां जाने में टोटल कितना काम करना पड़ा, ये एक्सप्रेशन हमें बता रही है। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएंगे। यहां पर क्या आ जाएगा, w इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल। इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, V1 से लेके V2 माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1।
ये आया वर्क डन। अब यहां पर आप इस डायग्राम में देख के ये बताइए V2 V1 से बड़ा है या छोटा है? तो V2 बड़ा है, ठीक है, क्योंकि एक्सपेंड हो रही है ना, तो V2 इज ग्रेटर देन V1, तो V2 माइनस V1 क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं प्लस डेल्टा V, और प्लस इंटू माइनस क्या रहेगा? माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। तो आ गया नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन आने का मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम, एक्सपैंड हो रही थी ना गैस, तो वर्क डन बाय सिस्टम इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव। तो ये आ गया हमारा रिजल्ट, और इसका मतलब ये इक्वेशन जो है वो सही रिजल्ट हमें दे रही है अकॉर्डिंग टू दी साइन कन्वेंशन गिवन बाय IUPAC। फिर ऐसे ही जो है वो हमने कंप्रेशन का केस जो है वो निकाल के देखा कि कंप्रेशन के केस में वर्क डन जो है वो क्या आएगा। कंप्रेशन के केस में ये कंडीशन उल्टी हो जाती है, ठीक है, तो एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, इंटरनल प्रेशर कम हो जाता है। तो अब ये हो जाएगी V1 और ये हो जाएगी V2, क्योंकि गैस कंप्रेस हो रही है। तो पहले पिस्टन यहां थी, अब पिस्टन यहां आ गई। फॉर्मूला सेम रहेगा क्योंकि जनरल एक्सप्रेशन तो एक ही है, ठीक है। टोटल वर्क डन यहां से यहां आने में कितना काम करना पड़ा वो कैलकुलेट करने के लिए हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये सेम फॉर्मूला रहेगा, सेम फॉर्मूला लगेगा तो इंटीग्रेशन भी सेम होगा। अब ये V2 माइनस V1, अब देखो यहां पर V2 क्या है? V2 V1 से बड़ा है छोटा है? V2 इज लेस देन V1। V2 V1 से लेस है तो ये क्या आएगा? ये आएगा नेगेटिव। नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या आया? पॉजिटिव। तो जो साइन कन्वेंशन लिया गया था जिसमें ये बोला गया था कि वर्क डन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या आता है? माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। और वर्क डन ऑन द सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो क्या आता है? प्लस P एक्सटर्नल डेल्टा V, पॉजिटिव साइन। तो डेल्टा V जो है वो यहां पर डिसाइड करता है कि W जो है वो क्या रहेगा। तो भाई जनरल एक्सप्रेशन को यूज करके आप इस तरीके से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम हमें पॉजिटिव रिजल्ट देगा, लेकिन वर्क डन बाय द सिस्टम हमें नेगेटिव रिजल्ट देगा। तो ये हो गया वर्क डन का साइन कन्वेंशन और जनरल एक्सप्रेशन वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए जब भी कोई गैस जो है वो एक्सपैंड होगी या कंप्रेस होगी तब। चलो अब वर्क डन जो है वो एक सवाल पूछ लिया जाता है, वर्क डन इन एन रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, ठीक है। यहां पर ये आइसोथर्मल वर्ड और लगा लेना है। ये बताओ अगर कोई गैस है तुम्हारे पास और वो गैस जो है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है, मतलब वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती है एट ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, और ऐसी गैस अगर एक्सपैंड हो तो ये एक आइडियल गैस है। ये गैस एक्सपैंड हो रही है तो पिस्टन जो है वो कहां जाएगी? यहां से यहां जाएगी, ठीक है। तो ये वॉल्यूम V1 हो गई, ये वॉल्यूम यहां से यहां जो है वो V2 हो गई, और गैस हो रही है हमारी एक्सपैंड। तो एक्सपैंड जब होगी गैस तो इसका जनरल एक्सप्रेशन हम लिखते हैं dW इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल dV। ये रिलेशन यूज करेंगे क्योंकि जनरल एक्सप्रेशन IUPAC ने हमें बता रखी है, ठीक है। रिवर्सिबल है इस वजह से स्मॉल चेंज रहेगा, स्मॉल चेंज रहेगा इस वजह से स्मॉल वर्क डन रहेगा। अब देखो पिस्टन जब यहां से यहां चली जाएगी तो टोटल वर्क डन कितना होगा? टोटल वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे? इंटीग्रेट करके माइनस P एक्सटर्नल dV, इसको भी इंटीग्रेट करेंगे। अब यहां पर देखो बच्चों, क्योंकि हमें क्या दे रखा है? आइडियल गैस दे रखी है, और आइडियल गैस क्या करती है? आइडियल गैस फॉलो दिस इक्वेशन एट ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो प्रेशर अगर निकालना पड़े हमें आइडियल गैस का तो कैसे निकालते हैं? nRT/V। ये इक्वेशन यूज करेंगे, ये इक्वेशन यूज करो, इस फॉर्मूले के अंदर पुट करो, तो इंटीग्रेशन ऑफ dW क्या आ जाएगा? W इज इक्वल टू माइनस साइन बाहर निकाल लो, P एक्सटर्नल की जगह क्या लिख सकता हूं मैं यहां पर? प्रेशर ऑफ गैस nRT/V इंटू dV। N कांस्टेंट, R कांस्टेंट, प्रोसेस कैसा था? आइसोथर्मल, तो T भी कांस्टेंट।
तीनों कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर ले लेते हैं, एन आर टी इंटीग्रेशन 1/v dv, दिस इज w। और वॉल्यूम कितनी चेंज हो रही है, v1 से लेके v2 तक, तो लिमिट भी यहां पर लगा दो, v1 से लेके v2 तक वॉल्यूम चेंज हो रही थी। अब देखो बच्चों यहां पर फॉर्मूला जो है वो यूज हो गया, एक तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/v dv जो होता है वो होता है नेचुरल लॉग v, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां पर हमारे पास वर्क डन कितना आ गया, माइनस एन आर टी नेचुरल लॉग v, और इसकी लिमिट क्या है, v1 से लेके v2 तक पिस्टन का मूवमेंट इतना हुआ था। ठीक है, लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आ जाता है, लॉग v2 माइनस v1, सॉरी लॉग v2 माइनस लॉग v1, इस तरीके से लिखा जाएगा। लॉग a माइनस लॉग b, इसका फॉर्मूला क्या होता है, log a अपॉन b, दिस इज द फॉर्मूला। तो log a माइनस log b का फॉर्मूला यूज किया है मैंने यहां पर, ठीक है, तो ये आ गया। अब देखो ये नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग जो है इसको अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूं log टू द बेस 10 में, तो ये 2.303 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसको हम लिख देते हैं log v2 अपॉन v1। 2.303 यहां पर मल्टीप्लाई करो तो इक्वेशन क्या आ गई, 2.303 एन आर टी log v2 upon v1, this is the expression। ये एक्सप्रेशन किसके लिए आई, फॉर रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। आइडियल गैस जब भी एक्सपेंड होती है तो उसमें ये जो प्रेशर है ना, इसकी वैल्यू आप आइडियल गैस इक्वेशन से पुट कर सकते हैं, और आइडियल गैस इक्वेशन से जब हम पुट करते हैं वैल्यूज तो हमारे पास रिलेशन ये आ जाती है, और ये रिलेशन जो है वो किसकी है, वर्क डन फॉर एन एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। तो इस तरीके से हम वर्क डन कैलकुलेट कर लेते हैं जब भी कोई आइडियल गैस एक्सपेंड होती है तब। अब देखो बच्चों यहां पर ये तो इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, यहां पर क्या दे रखा है हमें, आइसोथर्मल प्रोसेस। प्रोसेस कैसे करवाया गया, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। जब भी किसी प्रोसेस को कांस्टेंट टेम्परेचर पर करवाते हैं तो वो क्या करता है, आइडियल गैस अगर ली है तो वो बॉयल्स लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, पढ़ा था हमने गैस लॉज में, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है, आइसोथर्मल प्रोसेस है और कोई आइडियल गैस है तो वो क्या फॉलो करेगी, बॉयल्स लॉ को फॉलो करेगी। और बॉयल्स लॉ क्या कहता है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो अगर मैं यहां पर वॉल्यूम के टर्म्स एक तरफ कर दूं और प्रेशर के टर्म्स एक तरफ कर दूं तो क्या आ जाता है, V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2। तो इस इक्वेशन को अगर इन टर्म्स ऑफ प्रेशर में लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, वर्क डन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर जो है that can be written as minus 2.303 nRT log P1 upon P2। तो ये वर्क डन आ गया इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो जब भी कोई आइडियल गैस जो है वो एक्सपैंड होगी और रिवर्सिबली एक्सपैंड होगी तो उसका वर्क डन आप इस फॉर्मूले का यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये फॉर्मूला कहां से आता है, ये उसी जनरल एक्सप्रेशन से आता है जो IUPAC ने हमें दी थी, टू कैलकुलेट वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन और कंप्रेशन ऑफ एनी गैस, किसी भी गैस के एक्सपेंशन या कंप्रेशन के लिए। चल, तो ये हो गया हमारा वर्क डन का टॉपिक यहां पर कंप्लीट। बच्चों अगर आपको ये कुछ फॉर्मूलेज मैंने यहां पर यूज किए हैं, मैथ्स के फॉर्मूले हैं ये, जैसे ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, ये भी मैथ्स में आता है। LN जो लिखा जाता है इसको बोला जाता है नेचुरल लॉग। तो आपकी बुक्स की लास्ट पेजेस पे ना कुछ लॉग टेबल बना रखी होंगी और वहां पर लिखा होगा नेचुरल लॉग या एंटी लॉग या लॉगरिथम लिखा होगा खाली। तो ये जो नेचुरल लॉग होता है इसको LN से रिप्रेजेंट किया जाता है या फिर इसको लॉग टू द बेस E से रिप्रेजेंट किया जाता है, मैथमेटिकल फंक्शन होता है ये। ठीक है, तो भाई ज्यादा डीप में अगर समझना है तो आपको मैथ्स वाले सर की थोड़ी सी हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे उतना ज्यादा जो है वो इसके बारे में डीप में नॉलेज नहीं है। सिर्फ फॉर्मूला जो है वो मैं आपको यूज करना बता सकता हूं यहाँ पर। तो ये नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग जो है इसमें मैंने लिमिट पुट की है, तो ये नेचुरल लॉग b था, लिमिट v1 से v2। तो ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, पहले v2 लिमिट पुट की जाएगी, ऊपर वाली लिमिट को पहले पुट करते हैं, नीचे वाली लिमिट को बाद में पुट करते हैं। तो ये बन जाता है log v2 माइनस log v1। ठीक है, अब log a माइनस log b, इसका फॉर्मूला होता है नेचुरल log a अपॉन b। ये फॉर्मूला लगाया मैंने यहाँ पे।
तो ये log a, ये log b, बीच में माइनस का साइन, तो क्या बन जाएगा log a अपॉन b, तो v2 ऊपर v1 नीचे। ठीक है, ये नेचुरल लॉग जो है इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूं log टू द बेस 10 में, लेकिन साथ साथ जो है वो क्या करना पड़ेगा, मुझे एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.303। तो यही किया है यहाँ पर मैंने, नेचुरल लॉग को जो है वो log टू द बेस 10 में कन्वर्ट किया है। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, मतलब log टू द बेस 10। ठीक है, तो नेचुरल लॉग को log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये कांस्टेंट जो है वो मैंने यहाँ पर यूज कर लिया इक्वेशन में, तो वर्क डन क्या आ गया था, -2.303 nRT log टू द बेस 10 v2 अपॉन v1। ये इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। और इसी में अगर मैं बॉयल्स लॉ लगा दूं, क्योंकि आइडल गैस ली हुई है हमने, तो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, तो V2 अपॉन V1 को मैं क्या लिख सकता हूं, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर लिख सकता हूं P1 अपॉन P2। तो ये इक्वेशन है वर्क डन बाय एन आइडल गैस इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो ये हो गया वर्क डन कंप्लीट। अब चलते हैं दूसरे थर्मोडायनामिक फंक्शन के ऊपर, जो है हमारा हीट। जब भी किसी बॉडी को या किसी सिस्टम को हम हीट करते हैं तो मतलब उसके अंदर हम एनर्जी सप्लाई करते हैं, और ऐसे केस में क्या हो जाता है, फिर हमें एनर्जी ऐड करनी पड़ती है, मतलब साइन कन्वेंशन इज टेकन एज पॉजिटिव। तो हीट जो है ये भी वर्क की तरह एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जब भी हम किसी सिस्टम को हीट करते हैं मतलब हम उसके अंदर एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, और ऐसे केसेस में हीट जो है उसका साइन कन्वेंशन क्या लिया जाता है, +Q। तो यहां पर हम लिखते हैं व्हेन अ सिस्टम इज हीटेड देन एनर्जी इज एडेड टू इट एंड हेंस Q is taken as positive। तो Q को हम पॉजिटिव लेते हैं जब भी हम किसी सिस्टम को हीट करते हैं। तो हीट करने का मतलब क्या हुआ, उसकी एनर्जी इंक्रीज करना। सेकेंड पॉइंट, व्हेन अ सिस्टम लूजेस हीट, जब किसी सिस्टम से हीट लूज होती है, देन एनर्जी इज गिवन आउट, एनर्जी इज गिवन out and hence Q is taken as negative। तो ऐसे केस में हम Q को क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो ये दो साइन कन्वेंशन और ध्यान रखना बच्चों, IUPAC ने जिस तरीके से वर्क जो है उसके लिए साइन कन्वेंशन बना रखे हैं, इसी तरीके से हीट के केस में हम ये साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। जब भी हम किसी सिस्टम को या किसी बॉडी को हीट करते हैं तो उसकी एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है, और एनर्जी इंक्रीज होगी तो उसके केस में हीट जो है उसका साइन क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। अब वर्क और हीट इन दोनों को यूज करके हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है इसको पढ़ते हैं। क्या कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है इसकी एक सिंपल सी स्टेटमेंट आती है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, energy can neither be created nor be destroyed, but can be converted from one form to another form। ठीक है, तो एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते, लेकिन इसको हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे समझेंगे इस चीज को? तो देखो हमारे पास सपोज हम अपनी खुद की बॉडी का एग्जांपल लेते हैं। हम खाना खाते हैं, तो जब हम खाना खाते हैं उस टाइम पर हम अपनी बॉडी को क्या कर रहे हैं, एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। उस टाइम पर हम अपनी बॉडी की एनर्जी जो है उसकी सप्लाई कर रहे हैं। तो हमारी बॉडी में जब हमने खाना नहीं खाया था उस टाइम पर कुछ इंटरनल एनर्जी रही होगी। ठीक है, जब हमने खाना नहीं खाया था उससे पहले हमारी बॉडी में कुछ एनर्जी रही होगी, दैट इज आवर इनिशियल इंटरनल एनर्जी, खाना खाने से पहले की एनर्जी। जब आप खाना खाते हो तो आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, मतलब हीट कर रहे हो बॉडी को एक तरीके से। तो हीट कर रहे हो मतलब आपने हीट जो है वो सप्लाई की, तो यहां पर पॉजिटिव साइन आ जाएगा Q+Q।
प्लस कुछ काम भी करते हैं हम, ठीक है, खाना भी खा लिया, साथ साथ जो है वो आपने आराम भी कर लिया, तो आराम करने का मतलब है वर्क इज डन। तो ये सारी चीजें ऐड होके क्या करती हैं, ये सारी चीजें ऐड होके आपकी बॉडी की इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देती हैं, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल इंटरनल एनर्जी। तो भाई हमारी बॉडी के अंदर पहले से कुछ एनर्जी थी जब हमने खाना नहीं खाया था, जब हमने खाना खाया तो हमारी बॉडी की एनर्जी बढ़ी, ठीक है। एनर्जी बढ़ने के साथ साथ जो है वो कुछ वर्क डन भी हुआ, तो ये वर्क डन जो है इसकी वजह से हमारी एनर्जी जो है वो और थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। तो टोटल इंटरनल एनर्जी कितनी आ गई, U2, और U2 किसके बराबर होगी, U1 प्लस Q प्लस W के बराबर। अब इस U1 को अगर मैं इधर से इधर भेज दूं तो ये क्या हो जाएगा, U2 माइनस U1, और U2 माइनस U1 क्या आ गया, Q प्लस W। U2 माइनस U1 को मैं लिख सकता हूं डेल्टा U, दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू Q प्लस W। ये आ गई हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को समझ लो, आपकी बॉडी के अंदर पहले से कुछ एनर्जी थी U1, आपने खाना खाया, खाना खाने से हमारी बॉडी को एनर्जी मिली, ठीक है। एनर्जी कितनी मिली, तो जितनी एनर्जी इंक्रीज हो रही है डेल्टा U, और साथ साथ कुछ वर्क डन भी हुआ। तो जो हम हीट सप्लाई करते हैं किसी भी सिस्टम में, उस हीट का कुछ हिस्सा जो है वो सिस्टम काम करने के लिए यूज कर लेता है और कुछ हिस्सा जो है वो अपने अंदर स्टोर कर लेता है। हम जो खाना खाते हैं उस खाने का कुछ हिस्सा जो है उससे जो एनर्जी मिलती है उसको बॉडी यूज कर लेती है काम करने में, और कुछ हिस्सा जो है वो स्टोर कर लेती है बाद में यूज करने के लिए। तो दिस इज द स्टोर्ड एनर्जी एंड दिस इज द एनर्जी दैट इज यूटिलाइज्ड टू डू वर्क। ये दोनों जो है वो किसके बराबर है, Q के बराबर। तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, वेयर W इज द वर्क डन, Q इज द हीट सप्लाइड एंड डेल्टा U इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये टर्म्स और लिख लीजिए यहां पर। डेल्टा U इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, Q is the heat supplied and W is work done। ठीक है। अब ये जो वर्क डन होता है ये होता है हमारे पास दो टाइप का, एक तो हो सकता है वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा हो, या दूसरा हो सकता है वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा हो। तो भाई वर्क डन अगर ऑन द सिस्टम है तो हमने देखा था साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो है वो क्या आता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या रहता है, हमेशा पॉजिटिव, और वर्क डन बाय द सिस्टम क्या हो जाता है, नेगेटिव। तो यहां पर W जो है इसकी इक्वेशन अगर मैं लिखना चाहूं तो वर्क डन अगर बाय द सिस्टम है तो क्या लिखा जाएगा, माइनस P डेल्टा V। इफ W इज वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम काम करेगा तो इसको क्या लेना पड़ेगा, P डेल्टा V, और P डेल्टा V जब मैं इस इक्वेशन में यूज करता हूं तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस P डेल्टा V, ये इक्वेशन बन जाती है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या आ रही थी, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। उस इक्वेशन में मैंने सिर्फ ये वर्क डन जो बाय द सिस्टम होता है, जो IUPAC ने साइन कन्वेंशन दिया था उसके अकॉर्डिंग जो इक्वेशन आई थी वो इक्वेशन पुट की है बस। और अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम कोई पूछ ले तो वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या रहता है, प्लस P डेल्टा V, और ऐसे केस में क्या हो जाता है, डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस P डेल्टा V। तो इफ W इज वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम अगर है तो ऐसे केस में क्या रहता है, W इज इक्वल टू प्लस P डेल्टा V, और ये अगर यूज करेंगे तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस P डेल्टा V। तो ये एक्सप्रेशन आएगी जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, सिस्टम के ऊपर काम किया जाएगा, गैस को नीचे दबाया जाएगा, तब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन ये आ जाएगी। और अगर
सिस्टम एक्सपैंड हो रहा है, सिस्टम काम कर रहा है, तो उस केस में इक्वेशन ये रहेगी। ये दोनों ही इक्वेशन किससे आती हैं? ये इस एक्सप्रेशन से आई है। तो हमारी फर्स्ट लॉ की जनरल एक्सप्रेशन कौन सी है? ये, दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो देखो बच्चों, यहां पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की यूजफुलनेस क्या है? डेल्टा यू। हमने जब इंटरनल एनर्जी पढ़ा था तब मैंने आपको एक स्टेटमेंट लिखवाई थी, वी कैन नॉट डिटरमाइन द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी। ठीक है, हम कभी भी इंटरनल एनर्जी की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि भाई इंटरनल एनर्जी जो है वो बहुत सारी एनर्जीज का सम होती है, ट्रांसलेशन, रोटेशन, वाइब्रेशन, काइनेटिक, पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉनिक, न्यूक्लियर, कई तरह की एनर्जी का सम होती है। और इतनी सारी एनर्जीज की एग्जैक्ट वैल्यू निकालना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो हम ना तो U1 की वैल्यू निकाल सकते, ना U2 की वैल्यू निकाल सकते। ये दोनों वैल्यूज हमारे लिए फाइंड आउट करना जो है वो एक टिपिकल काम है। ये दोनों वैल्यू नहीं निकाल सकते तो डिफरेंस भी नहीं निकाल सकते। डिफरेंस कैसे निकालोगे? डिफरेंस इसी तरीके से तो निकालोगे, फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू। अगर तुम्हें इन दोनों की वैल्यू ही नहीं पता तो तुम्हें डेल्टा यू कहां से पता है? ये भी नहीं निकाल सकते ना तुम। तो तुमने जब खाना खाया, खाना खाने के बाद तुम्हारी बॉडी के अंदर कितनी एनर्जी इंक्रीज हुई, ये हम नहीं निकाल सकते अगर हमें ये दो चीजें नहीं पता है तो। खाना खाने से पहले हमारी बॉडी में कितनी एनर्जी थी, खाना खाने के बाद में हमारी बॉडी में कितनी एनर्जी है, ये दोनों वैल्यू हम नहीं पता कर सकते। तो इस वजह से हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो भी नहीं आ सकता। लेकिन हम इस चेंज इन इंटरनल एनर्जी को क्या कर लेते हैं? इनडायरेक्टली निकाल लेते हैं। कैसे? इस एक्सप्रेशन का यूज करके। हमने जो खाना खाया था उस खाने से टोटल कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती थी, दैट इज Q, और उसमें से कितनी एनर्जी हमने यूज कर ली काम करने के लिए, ठीक है, तो वो W। तो डेल्टा यू किसके बराबर है? Q प्लस W के बराबर है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो इस तरीके से हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज करके इनडायरेक्टली ये निकाल सकते हैं इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना होता है किसी भी सिस्टम के अंदर। तो ये यूजफुलनेस है इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। बिना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के आप किसी भी सब्सटेंस की इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना होगा ये नहीं बता सकते। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज करके हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो इजीली निकाल सकते हैं। तो ये यूजफुलनेस है, लिख लो इस चीज को, व्हाट इज द यूजफुलनेस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हमारे सामने एक क्वेश्चन बना हुआ था अभी तक कि हम इंटरनल एनर्जी किस तरीके से निकालें, क्योंकि इंटरनल एनर्जी का तब तक पता नहीं चलेगा, तब तक हमें ये पता नहीं कर सकते हम कि कोई भी सब्सटेंस जो है उसके अंदर कितना एनर्जी चेंज आया, ये हम नहीं बता सकते। तो इस वजह से चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है उसको निकालना जरूरी था, और इसको निकालने के लिए हम यूज करते हैं फर्स्ट लॉ। इट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट डेल्टा यू, दैट इज चेंज in internal energy, which is not possible to calculate otherwise। ठीक है, और जब तक तुम्हें ये नहीं पता चलेगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा, तब तक तुम ये भी नहीं बता पाओगे कि कौन आदमी कितना काम कर सकता है। जिसका चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज्यादा वो आदमी ज्यादा काम कर सकता है, जिसका चेंज इन इंटरनल एनर्जी कम वो आदमी कम काम करेगा। ठीक है, तो जितनी ज्यादा इंटरनल एनर्जी का चेंज होगा उतना ही ज्यादा वर्क डन किया जा सकता है किसी भी सिस्टम से। चलो अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ना अलग अलग कंडीशंस के ऊपर जो हमने प्रोसेस पढ़े थे उस पर हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो स्टडी ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एट डिफरेंट कंडीशन। सबसे पहली कंडीशन हम लेते हैं आइसोथर्मल। आइसोथर्मल कंडीशन, आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है? सेम टेम्परेचर रखा गया है सिस्टम का। अब ये बताओ, अगर सिस्टम का टेम्परेचर ही चेंज नहीं होगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी? नहीं होगी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बढ़ाओगे सिस्टम का तो ही इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर नहीं बढ़ाओगे तो इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ेगी। तो क्योंकि टेम्परेचर सेम है इस वजह से डेल्टा यू क्या रहता है? 0। नोट कर लेना इस बात को
If temperature remains same, then delta U remains 0 because internal energy is a function of temperature. ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। सिस्टम का टेम्परेचर चेंज होगा तो ही इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, अदरवाइज नहीं। तो क्योंकि टेम्परेचर को हमने चेंज नहीं किया तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी तो डेल्टा यू क्या रहेगा, 0 के बराबर रहेगा। ऐसे किसी भी सिस्टम को अगर आप हीट करते हो तो वो सिस्टम क्या करेगा, वो एक्सपैंड होता जाएगा। जितना हीट करोगे उतना एक्सपैंड होता जाएगा। तो फर्स्ट लॉ क्या कह रहा था, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो डेल्टा यू तो हो गया 0, तो क्यू प्लस डब्ल्यू किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। तो इसका मतलब क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। ठीक है। अगर वर्क डन तुम्हारा कौन सा है, वर्क डन बाय द सिस्टम है, तो डब्ल्यू की जगह क्या रखना पड़ेगा, माइनस। अगर ये वर्क डन बाय द सिस्टम है तो क्या लेना पड़ेगा, W को लेना पड़ेगा माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। तो Q माइनस तो पहले ही लगा है, P एक्सटर्नल डेल्टा वी और ले लो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो Q इज इक्वल टू P डेल्टा वी। तो कोई भी प्रोसेस जिसमें जितनी भी हीट सप्लाई कर रहे हो वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, सिस्टम काम कर लेगा एक्सपैंड होने के लिए। तो ये कंडीशन रहेगी आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर। जो प्रोसेस सेम टेम्परेचर पे करवाया जाता है, मतलब जिसमें टेम्परेचर जो है वो सिस्टम का चेंज नहीं होता, ऐसी प्रोसेस में क्या होता है, जब भी हम प्रोसेस जो है करवाने के लिए सिस्टम को हीट करते हैं, जितना हीट करेंगे, जितनी एनर्जी सप्लाई करेंगे, वो सारी की सारी एनर्जी कहां चली जाएगी, काम करने में। So this is an important result which is obtained from first law when the process is carried out at a constant temperature. तो बच्चों यहां पर दो चीजें नोट करनी है। पहली तो ये इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होती टेम्परेचर के जब सेम रखते हैं तब, और दूसरा जब इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होती तो जितनी भी हीट सप्लाई करते हैं वो सारी की सारी क्या हो जाती है, काम करने में यूज हो जाती है। पहला रिजल्ट आया आइसोथर्मल प्रोसेस में। चलो अब देखते हैं दूसरी कंडीशन। इसी प्रोसेस को जब हम करवा रहे हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब आइसोकोरिक कंडीशन है, तो आइसोकोरिक में क्या रहता है, वॉल्यूम सेम रहती है। वॉल्यूम सेम रहने का मतलब हमने जो सिस्टम लिया है ये एक फिक्स्ड कंटेनर में है। कंटेनर जो है उसकी वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकती। ठीक है। तो यहां पर फिक्स्ड कंटेनर है, कोई पिस्टन नहीं लगी हुई इस सिलेंडर के अंदर। सिलेंडर चारों तरफ से एनक्लोज्ड है, इसके अंदर हमने गैस जो है उसको भर रखा है, और अब हम इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। हीट करने का मतलब क्यू सप्लाई कर रहे हो। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू जो है अगर हम ये मान लेते हैं कि ये वर्क डन बाय द सिस्टम है, तो ये क्या लेना पड़ेगा, माइनस पी डेल्टा वी। अब क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रही, ठीक है, तो डेल्टा वी क्या रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रही तो डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम क्या रहेगा, 0। तो यहां पर अगर मैं चेंज इन वॉल्यूम को 0 रखता हूं तो डेल्टा यू किसके बराबर हो गया, क्यू के बराबर। तो जब ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकती, जितनी भी आप हीट सप्लाई करते हो वो सारी की सारी हीट क्या करने में चली जाती है, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में चली जाती है। तो क्योंकि प्रोसेस में काम नहीं किया जा सकता, वर्क डन जो है वो नहीं हो सकता, क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकती, तो गैस काम तो कर नहीं सकती, तो जितनी भी हीट सप्लाई करोगे वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में यूज हो जाएगी। तो फर्स्ट लॉ से हम क्या निकाल लेते हैं, ये इक्वेशन निकाल लेते हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर जितनी भी हीट सप्लाई करते हो वो सारी की सारी क्या हो जाती है, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में चली जाती है। और क्योंकि ये प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पे किया गया था, इस वजह से इसको मैं यहां पर क्या लिख देता हूं, स्मॉल v। तो ये सबस्क्रिप्ट में लिख दिया, मतलब ये हीट जो हमने सप्लाई की है ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे की है, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है। अब देखते हैं तीसरी कंडीशन। जब प्रोसेस को जो है वो हम करवाते हैं एट एडियाबैटिक कंडीशन, तो क्या होगा, एडियाबैटिक कंडीशन में जब करवाएंगे तो क्या होगा, एट एडियाबैटिक कंडीशन। एडियाबैटिक कंडीशन का मतलब होता है कोई हीट चेंज नहीं होगा, मतलब आप जो है वो एक इंसुलेटेड कंटेनर के अंदर करवा रहे हो। तो पिस्टन लगी हुई है सिस्टम में, वर्क डन हो सकता है, लेकिन हमने क्या कर रखा है, इंसुलेटेड कंटेनर के अंदर इस सिस्टम को रखा हुआ है। तो भाई आप चाहे इसको गर्म करो चाहे ठंडा करो, ये हीट जो है वो सिस्टम तक तो पहुंच नहीं सकती क्योंकि इंसुलेशन है बीच में। ठीक है। तो क्यू जो है वो क्या रहेगा तुम्हारा, 0। हीट सप्लाई हो ही नहीं सकती, तो हीट सप्लाई नहीं हो सकती मतलब क्यू इज इक्वल टू 0।
तो Q इज इक्वल टू 0 है। अब देखो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। Q तुम्हारी 0 है तो डेल्टा U किसके बराबर आ गया, W के बराबर। अब देखो वर्क डन अगर बाय द सिस्टम होगा तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, वर्क डन बाय द सिस्टम अगर होगा तो डेल्टा U किसके बराबर आ जाएगा, माइनस P डेल्टा V के बराबर। और वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो क्या हो जाएगी, ऑन सिस्टम, तो डेल्टा U इज इक्वल टू प्लस P डेल्टा V। साइन चेंज रहेगा बस, बाकी जितना भी इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा वो सारा का सारा वर्क डन के बराबर रहेगा, ऐसे केस के अंदर, एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर। अब एक कंडीशन और बच जाती है, दैट इज कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पर देखते हैं अब क्या होगा। तो एट कांस्टेंट प्रेशर अगर इसी प्रोसेस को करवाया जाए तो क्या देखने को मिलेगा। तो देखो हमारे पास ये सिलेंडर है, इसके अंदर ये गैस भरी हुई है, ये पिस्टन लगी हुई है, ठीक है, और बाहर से जो प्रेशर लग रहा है एक्सटर्नल प्रेशर वो क्या है, सेम है, कांस्टेंट है। तो प्रोसेस इज कैरिड आउट एट अ कांस्टेंट प्रेशर, तो इसका मतलब P एक्सटर्नल हमारा कांस्टेंट है। तो यहां पर फर्स्ट लॉ क्या कहता है, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। तो W इज वर्क डन अगर लिया जाए बाय द सिस्टम, सिस्टम अगर काम करेगा तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस P डेल्टा V, इसके बराबर आएगा। अब देखो बच्चों यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, ये Q जो है इसको हम इधर ही रखते हैं, P डेल्टा V को इधर भेज देते हैं। तो जब भी कांस्टेंट प्रेशर पे किसी सिस्टम को आप हीट करते हो तो हीट सप्लाइड एट अ कांस्टेंट प्रेशर, P नीचे लिखा है, P नीचे लिखने का मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे मैं हीट सप्लाई कर रहा हूं। तो हीट सप्लाइड एट अ कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम। इस डेल्टा U को मैं लिख देता हूं U2 माइनस U1 और इस डेल्टा V को मैं लिख देता हूं PV2 माइनस V1, ठीक है। अब देखो U2 और PV2, इस ब्रैकेट को खोल लो, इसको लिख लो आप U2 माइनस U1 प्लस PV2 माइनस PV1। 2 वाले टर्म जो है इनको एक तरफ रख लो और 1 वाले टर्म जो है इनको एक तरफ रख लो। U प्लस PV इज कॉल्ड H, दैट इज एंथैल्पी, ठीक है। तो H2 माइनस H1 आ गया, तो ये किसके बराबर हो गया, डेल्टा H। तो QP इज इक्वल टू डेल्टा H, और डेल्टा H क्या है, डेल्टा H है चेंज इन एंथैल्पी। तो यहां पर H एक नया थर्मोडायनेमिक फंक्शन जो है वो मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसको हम बोलते हैं एंथैल्पी। एंथैल्पी का मतलब होता है टोटल एनर्जी कंटेंट ऑफ अ सिस्टम। तुमने किसी सिस्टम के अंदर जो है वो ऑलरेडी एक इंटरनल एनर्जी उसके अंदर है, तुमने उसके अंदर हीट सप्लाई करके उस वर्क भी जो है वो इंड्यूस कर दिया। तो अब टोटल एनर्जी कितनी है इस सिस्टम की, वो टोटल एनर्जी क्या कहलाती है, एंथैल्पी कहलाती है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं H से, तो H इज इक्वल टू U प्लस PV। H किसको बोलेंगे हम, H इज इक्वल टू U प्लस PV। यहां लिख देता हूं मैं, नोट कर लेना इस चीज को, U प्लस PV इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क इज कॉल्ड H। इसमें H एंथैल्पी होता है, U इंटरनल एनर्जी होता है और PV प्रेशर वॉल्यूम वर्क होता है, ठीक है। तो ये रिलेशन हमने यूज की जब हमने कांस्टेंट प्रेशर पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई किया तब। तो यहां पर QP इज इक्वल टू डेल्टा H के बराबर आ गया। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को लिखना चाहूं, अब QP इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V है, अगर QP की जगह में डेल्टा H लिख दूं तो इक्वेशन क्या बन जाती है, इक्वेशन बन जाती है ये, सिंस QP इज इक्वल टू डेल्टा H, सिंस QP इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। QP की जगह क्या लिख सकता हूं, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, एक ही बात है, इसको बोलेंगे एंथैल्पी। और एंथैल्पी क्या होती है, टोटल एनर्जी कंटेंट ऑफ द सिस्टम व्हेन द प्रोसेस इज कैरिड आउट एट अ कांस्टेंट प्रेशर। तो ये हो गया बच्चों आज के लिए हमारा टॉपिक कंप्लीट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है। अब उसके लिए हम
न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।